रामपुर गांव में एक घर ऐसा भी था जिसमें 5 बहुएं रहा करती थी। आरती, निधि, चांदनी, कोमल और राखी, जो कि एक ही घर में अपने अपने पति के साथ अलग अलग रहा करती थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद वो लोग आपस में बंटवारा करके अलग रहा करते थे। पांचों ने अलग अलग रसोई, अलग अलग कमरा, अलग अलग सब कुछ कर लिया था, मगर एक चीज थी जिसका वो बंटवारा नहीं कर पाते, और वो था उनके घर के द्वार पर बना उनका हैंडपंप। पांचों बारी बारी जरूरत के हिसाब से उसी हैंडपंप से पानी भरा करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह आरती हैंडपंप से खूब सारा पानी भरकर अपना सारा काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद निधि, चांदनी दोनों उस हैंडपंप पर पानी भरने के लिए आती है। उस समय हैंडपंप से पानी नहीं आ रहा था। ये देखकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है और दोनों आपस में कहती हैं, अरे ये क्या, इस हैंडपंप से तो पानी ही नहीं आ रहा। अगर पानी नहीं आया तो हम सब काम कैसे करेंगे? दिमाग खराब हो गया है मेरा। वही तो, मान लिया कि हैंडपंप का बंटवारा नहीं हो सकता, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि जो पहले आएगा वो ही सारा पानी लेकर जाएगा। वही तो समझ में नहीं आ रहा कि हम पांचों में से सबसे पहले यहाँ पानी भरने आया कौन था। एक बार मुझे पता चल गया ना तो अच्छे से खटिया खड़ी कर दूंगी उसकी। तभी राखी और कोमल दोनों अपनी अपनी बाल्टियां लेकर हैंडपंप के पास आती है। निधि और चांदनी को आपस में बात करता देख वो दोनों से कहती है, अरे आखिर क्या बात हो गई? तुम दोनों पानी भरने के बजाय यहाँ खड़ी होकर बात क्यों कर रही हो? बात ही कुछ ऐसी है बहन, हैंडपंप में पानी ही नहीं आ रहा और ये समझ में नहीं आ रहा कि हम पांचों में से यहाँ पानी भरने के लिए कौन आया था जिसने सारा पानी ही खत्म कर दिया। सुबह सुबह जेठानी ही तो पानी भर रही थी, उनका तो घर का सारा काम हो गया है। अब हम में से सबसे पहले तो वो उठती है ना हमारे घर में। अच्छा ये बात है, तो अभी सोचूंगी हम चारों तो यहाँ मौजूद है सिवाय एक के। चलो चलते हैं, और दीदी को भी तो पता चले कि अब हम एक में नहीं, जो समझौता करके बात को खत्म कर रहे हैं। अब हम अलग अलग हो चुके हैं, हमारा भी घर परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी सब कुछ देखना पड़ता है। एक हैंडपंप है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पानी वो ही भर के ले जाए। वो चारों मिलकर आरती के पास जाती है और आरती से इस बारे में बात करती है और लड़ने लगती है। तभी आरती उनसे कहती है, अरे तुम चारों बेवकूफ हो क्या? हैंडपंप का पानी सूख गया होगा, थोड़ी इंतजार कर लो, आ जाएगा पानी। इसमें लड़ने वाली क्या बात है? और मुझे जितनी जरूरत थी मैंने उतना पानी ले लिया है। अरे ये क्या बात हुई? तुमने हमारे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा। अरे तो एक काम करो ना, तुम्हें अगर पानी की जरूरत है तो मेरे पास जो पानी है उसी पानी में से जब तक अपना काम चला लो। मेरे पास और भी पानी बचा हुआ है, मैंने ज्यादा पानी वेस्ट नहीं किया। तुम चारों पानी ले सकती हो, मैंने मना नहीं किया है तुम्हें। अरे बस बस दीदी, ढोंग तो आप सासू माँ के सामने किया करती थी तभी अच्छा लगता था, अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब जानते हैं आपको, बहुत तेज हो आप। अरे घर का बंटवारा हुआ है, लेकिन उस हैंडपंप का कोई बंटवारा नहीं हुआ। और दूसरी बात, पानी को बांट के नहीं बल्कि मिलकर पीना सीखो, इसी में भलाई है। चारों मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और गांव में कुआं था, वहाँ से पानी लाकर अपने घर का काम कर लेती है। लेकिन आरती का बचा हुआ पानी वो चारों नहीं लेती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन निधि सबसे पहले उठकर हैंडपंप का सारा पानी खत्म कर देती है। जब आरती बाल्टी लेकर हैंडपंप पर जाती है तो वो देखती है कि हैंडपंप का पानी सूख गया है। वो निधि के पास जाती है और निधि से कहती है, अरे निधि, लगता है हैंडपंप का पानी सूख गया है, तुमने अगर थोड़ा बहुत पानी बचाया हो तो मुझे दे दो। आपको शर्म नहीं आती क्या? पानी मांगने के लिए आप मेरे घर पे आ गए। अरे यहाँ कोई पानी वानी नहीं है। और हाँ, याद करो वो दिन जब हैंडपंप से सारा पानी आपने खत्म कर दिया था, तब आप हमें अपने घर का पानी दे रही थी, लेकिन हमने नहीं लिया था। हमने क्या किया, गांव में जो बना हुआ कुआं है वहाँ से पानी ले लिया था। तो एक काम करो, आप भी वहाँ जाओ और अपने लिए वहाँ से पानी ले लो। अरे हम एक ही घर के सदस्य, और मैंने तुमसे पहले भी कहा है पानी का बंटवारा बिल्कुल मत करो, मिलजुल कर रहो। बस बस, अपना ज्ञान अपने पास रखो। आरती को भी गुस्सा आ जाता है। वो कुएं से पानी भरकर अपने घर का काम कर लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जब भी पांचों हैंडपंप से पानी भरने के लिए आती, हैंडपंप का पानी ही सूख जाया करता। ये देखकर उन पांचों को बहुत गुस्सा आता है और आपस में उन पांचों के बीच खूब लड़ाइयाँ हुआ करती थी। उन पांचों की लड़ाई देखकर गांव के बाकी लोग इसका बहुत आनंद लिया करते थे।
ये देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है और वो एक दिन अपनी सभी देवरानियों को समझाते हुए उनसे कहती है। देखो, मैं तुम सबसे यही कहना चाहती हूँ, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इज्जत को इस तरह से उठा लें। माना कि हमारे घर में हमारे सास ससुर नहीं रहते, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी इज्जत को संभाल कर रखें। हमारी लड़ाई झगड़े करने की वजह से गांव में रहने वाले सभी लोगों को बहुत मजा आता है, इसीलिए छोटी मोटी लड़ाइयों को दूर करके आपस में मिलजुल कर रहो ना। सारे फसाद की जड़ तो आप ही हो। हैंडपंप का पानी खत्म करना तो आपको ही आता है ना ज्यादातर। ऐसी बात नहीं है निधि, मैं भी तुम सबकी तरह कई दिनों से पानी के लिए परेशान हूँ। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे हैंडपंप का पानी आखिर ले कौन रहा है और खत्म कौन कर रहा है। अगर आप पानी नहीं भर रही हैंडपंप से और ना हम भर रहे हैं तो कौन भर रहा है इससे पानी? यही तो सोचने वाली बात है। और जेठानी जी ना बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोगों को मौका दे रहे हैं, वो हमारे लड़ाई झगड़े से बहुत आनंद ले रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बीच लड़ाई करवाने वाले भी बाहर वाले ही हैं। अब ऐसे ही वो पांचों बहू समझ जाती है कि आखिर इसके पीछे कोई और ही है। ऐसे ही एक दिन वो पांचों एक प्लान बनाती हैं। रात को वो सोती नहीं बल्कि अपने घर की खिड़कियों से अपने हैंडपंप की ओर नजर रखती हैं। वो देखती हैं कि रात के 3 बजे उनके गांव की एक औरत जो कि हैंडपंप का सारा पानी यहाँ वहाँ बर्बाद कर रही थी। ये देखकर वो पांचों उसी रात को वहाँ आती है और उस औरत को पकड़कर उससे कहती है। अच्छा, तो तू है वो जो हम पांचों देवरानी जेठानियों के बीच लड़ाई लगवा रही थी? हमसे जलती है तू? हाँ, वो तो शुक्र है कि हमें पता चल गया कि आखिर इसके पीछे कौन है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच लड़ाई लगवाने की? आज तो इसे नहीं छोड़ेंगे, पूरे गांव में इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे ताकि आगे से किसी और के घर में लड़ाई ना करवा पाए। हाँ हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही कह रही हो, इसे छोड़ना मत आज। देखो, तुम सबका गुस्सा जायज है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सामने वाले को मौका हम ही देते हैं। हमारी आपसी लड़ाई झगड़े के कारण सामने वाले को मौका दिया हमने, और आज उसी मौके का फायदा उठाकर ये हमारे बीच लड़ाई लगवा रही थी। आरती की ये बात सुनकर चारों को खुद पर बहुत शर्मिंदगी होती है। वो पांचों आपस में एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जिसके बाद वो गांव की औरत भी वहां से चली जाती है और उसे भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। ये कहानी है दिल्ली के रहने वाले विनोद की, जो कि अपनी पत्नी सीमा के साथ एक घर में रहा करता था। दोनों पति पत्नी अपने खुशहाल जीवन जी रहे थे। ऐसे ही एक सुबह विनोद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और वो अपनी पत्नी सीमा से कहता है। अरे सीमा, थोड़ा जल्दी करो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऑफिस में अगर लेट गया तो मेरा बॉस मुझ पर बहुत ज्यादा भड़क जाएगा, और अगर आज की मीटिंग अच्छे से हो जाती है तो समझ जाना आज मेरा प्रमोशन हो जाएगा। थोड़ा जल्दी करो। अरे बस बस, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज तुम्हारा प्रमोशन भी होगा। तुम समय से ऑफिस भी जाओगे और तुम्हें लंच भी आज जल्दी ही मिलेगा। वैसे तुम्हारी जितनी तारीफ करो उतना कम है। पता नहीं कैसे तुम सारी चीजों को मैनेज कर लेती हो, घर का काम भी अच्छे से कर लेती हो, साथ ही घर से रिलेटेड जो शॉपिंग है वो भी। पतिदेव, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द वुमेन। महिलाएं सब कुछ कर सकती है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, घर संभालना हो, बाहर की जिम्मेदारियां हो या फिर आपका नाश्ता। अब जल्दी जल्दी फिनिश करके ऑफिस जाइए, चलिए। विनोद थोड़ी देर में अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही शाम को विनोद अपने एक दोस्त मोहन के साथ अपने घर आता है। सीमा उन दोनों के लिए खाना लगाती है। मोहन को सीमा का हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए मोहन सीमा की तारीफें करता हुआ कहता है। अरे वाह भाभी जी, क्या खाना बनाया है आपने। इतना टेस्टी खाना तो मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं खाया। सीरियसली, हमेशा विनोद आपकी तारीफ किया करता था, तो मैंने भी सोचा चल आज मैं तेरी बीवी से मिल ही लेता हूँ, देखूं तो ऐसा क्या है तेरी बीवी में जो तू इतनी तारीफ करता है। और सच बताऊं तो आप सच में तारीफ के लायक हो। सुंदरता के साथ साथ आपको बाकी के सारे काम आते हैं। अच्छा, बहुत हो गया, खाना खाओ शांति से। देखो, जो सच है वो सच है। अब तुम तारीफ के लायक हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। दिन रात इतनी मेहनत करती हो, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे काम की तारीफ करूं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन विनोद का दोस्त मोहन विनोद की गैर मौजूदगी में उसके घर आता है और कहता है। अरे भाभी, बहुत देर से विनोद को कॉल कर रहा हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। घर में है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो किसी काम से बाहर गए हैं, 2 दिन लगेगा उन्हें आने में।
अच्छा, फिर तो मेरा यहाँ आना वेस्ट हो गया। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे अगर आपके दोस्त नहीं रहेंगे तो आप मुझसे बात भी नहीं करेंगे क्या? अरे भाभी, वो बात नहीं है। मैं सोच रहा था कि विनोद नहीं है तो पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं, कि ना जाने लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं। लोगों की परवाह करोगे तो उनके बारे में ही सोचते रह जाओगे, अपने बारे में कभी नहीं सोच पाओगे। इसीलिए लोगों को पीछे करके अपने बारे में सोचो। इस तरह से सीमा और मोहन दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। ऐसे ही अब दोनों एक दूसरे से अपना फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। अब रात को घंटों घंटों दोनों एक दूसरे से मैसेज पर चैट किया करते थे। विनोद को घर आने में भी काफी दिन लग गए थे। ऐसे ही 15 दिन बाद जब विनोद घर लौटता है तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। उसे इस तरह से देख सीमा कहती है, अरे आपको क्या हो गया? आपके आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई है? सब ठीक तो है ना? सीमा, मेरा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। हार्ट केमिकल मेरी आंख में चला गया, जिस वजह से मेरी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। अब मैं अंधा हो चुका हूँ। सीमा, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी ना? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अपनी आंखों के बिना रहना मंजूर है, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके साथ जीने मरने की कसमें खाई है मैंने। हर सुख दुख में आपका साथ दूंगी। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपको कभी मैं छोड़ कर जाऊंगी। आपके पास अगर आंखें नहीं तो क्या हुआ? आप मेरी आंखों से दुनिया को देखोगे। अब सीमा अपने पति के अंधे होने का फायदा उठाती है। मोहन और सीमा दोनों विनोद के सामने ही अपने इस नाजायज रिश्ते को शर्मसार करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहन सीमा से कहता है, सीमा, मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। अंधे के पास क्या रखा है? इसके जितने भी जो भी प्रॉपर्टी है उसे अपने नाम करवाकर इसे छोड़कर हम दोनों कहीं और चलते हैं। वहाँ जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मोहन। मैं भी यही सोच रही थी कि अपनी जिंदगी अंधे के साथ क्यों बर्बाद करूं। अभी तो पूरा जीवन पड़ा है मेरे पास। हाँ, तुम ज्यादा सोचो और समझो मत। विनोद से कहकर या जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है वैसे इसके साइन ले लो। वैसे भी अंधा है, प्रॉपर्टी के पेपर पढ़ थोड़ी पाएगा, तुम उसके साइन करवा लो। ऐसे ही एक दिन सीमा प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर विनोद के पास जाती है और कहती है, विनोद, मुझे ना आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है। आपको नई आंखें मिलेंगी ना, जिसके बाद आप फिर पूरी दुनिया देख पाओगे। इसीलिए यहाँ पर कुछ पेपर्स हैं जिनके ऊपर आपके साइन चाहिए। तो आप साइन कर दो, मैं आपका हाथ पकड़कर आपको साइन करवा दूंगी। अरे नहीं नहीं सीमा, साइन थोड़ी देर में कर दूंगा, मुझे एक जरूरी काम है। आपकी आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, इससे भी जरूरी क्या है आपके लिए? देखो, मैं तो अंधा हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे पेपर हैं कैसे नहीं, तो साइन करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। साफ साफ बोलो ना कि आपको अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है। मोहन सीमा को एक साइड में ले जाता है और उससे कहता है, देखो, अगर ये साइन नहीं करता है तो एक ही रास्ता है हमारे पास कि इसे जान से मार देते हैं। उसके मरने की बाद तो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही होगी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे लगता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इस बंदे को मुझ पर भरोसा नहीं है, साइन ही नहीं करना चाहता। तभी विनोद इन दोनों के पास होता है और जिसके बाद सीमा और मोहन दोनों को थप्पड़ लगाते हुए उनसे कहता है, तुम दोनों को क्या लगा कि मैं अंधा हूँ? ये तो मेरा प्लान था तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था। फ्लैशबैक। विनोद अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल ऑफिस ले जाना भूल जाता है। वो फाइल के लिए घर आ रहा था, तभी अचानक अपने घर के बाहर मोहन की बाइक देखता है। उसे शक होने लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो घर की खिड़की से ही मोहन और सीमा को एक दूसरे से बातचीत करते हुए देख लेता है। उन दोनों की बात करने के तरीके से विनोद समझ जाता है कि आखिर दाल में कुछ न कुछ तो जरूर काला है। इसलिए वो अंधे बनने का एक प्लान बनाता है। फ्लैशबैक आउट। मेरा प्लान बिल्कुल सटीक था। मुझे मेरी पत्नी के साथ साथ मेरे दोस्त ने भी धोखा दिया। सीमा और मोहन दोनों विनोद से माफी मांगते हैं, लेकिन विनोद उन दोनों को माफ नहीं करता और उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। एक छोटे से गांव में निशा अपने पति बिरजू के साथ रहा करती थी। बिरजू एक छोटा मोटा किसान था। हर साल की तरह इस साल भी बिरजू अपनी फसलों के भरोसे था, क्योंकि इस साल बिरजू ने अपनी फसल के लिए पहले ही काफी कर्ज ले लिया था और उन्हें वो तभी चुका पाता जब उसकी फसलें अच्छी होती। ऐसे ही एक रोज बिरजू खेत से घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बीवी
जो कि माँ लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त है। वो घर में बैठकर माँ लक्ष्मी की पूजा कर रही है। ये देखकर बिरजू को गुस्सा आ जाता है और वो निशा से बोलता है, निशा, मैं जब भी इस घर में आता हूँ तुम्हें तुम्हारी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हुए ही देखता हूँ। सुबह जब मैं खेत पर जाता हूँ तब भी तुम पूजा करती हो, और शाम को जब मैं खेत से घर आता हूँ तब भी तुम माता लक्ष्मी की पूजा ही कर रही होती हो। अरे तुम्हारे पास अपनी लक्ष्मी माँ की आराधना करने के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं है क्या? क्या हुआ जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और रही लक्ष्मी माँ की पूजा, तो मैं एक दिन खाना छोड़ सकती हूँ, पर अपनी लक्ष्मी माँ की पूजा करना नहीं छोड़ सकती। तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ लक्ष्मी की ही पूजा करती रहो। देखता हूँ तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हारी पूजा से कब प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी, और इन दिनों कौन तुम्हें खाने को रोटी देगा। वैसे तो बिरजू की श्रद्धा लक्ष्मी माँ में बिल्कुल नहीं थी, परंतु वो अपनी बीवी को माँ लक्ष्मी की पूजा करने से भी नहीं रोकता था। पर आज थोड़ा अजीब था। आज बिरजू कुछ ज्यादा ही नाराज था। उसकी नाराजगी देखकर निशा को कुछ समझ नहीं आता और निशा बिरजू से कहती है, आज आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ मुझे बताइए। क्या बताऊं तुम्हें निशा, मैं सोचता हूँ कि तुमसे थोड़ी बात करूं, पर जब भी तुमसे बात करने के लिए घर आता हूँ तो तुम माँ देवी लक्ष्मी की पूजा करती हुई मिलती हो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी पूजा के बीच अड़चन डालूं, पर आज मैं बहुत परेशान हूँ। तुम नहीं जानती, पर अभी फैसला हुआ भी नहीं और कर्जदार मुझसे आकर अपना पैसा मांगने लगे हैं। तुम तो माँ लक्ष्मी की इतनी बड़ी भक्त हो ना, तो तुम माँ लक्ष्मी से क्यों नहीं कहती कि हमारी गरीबी दूर कर दे। अरे अगर हमारी गरीबी दूर नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी इस साल की फसल ही अच्छी कर दे। बिरजू जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप महालक्ष्मी पर विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। इस तरह से निशा बिरजू को हौसला देती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और देखते ही देखते फसलें काटने का समय हो जाता है। पर ये क्या, बिरजू की इस बार की फसल भी खराब हो जाती है। अब बिरजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वही सारे कर्जदार बिरजू के पीछे पड़े थे और उसमें अपना पैसा मांग रहे थे। बिरजू के पास अब केवल एक ही रास्ता बचा था और वो था मरने का। बिरजू परेशान हालत में घर मरने के लिए आता है, पर जब वह घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी जमीन पर बेहोश पड़ी है। अपनी बीवी को बेहोश देख बिरजू उससे उठाने की कोशिश करता है। निशा, निशा क्या हुआ तुम्हें? उठो निशा, मेरे लिए एक बार उठ जाओ। मैं तो खुद यहाँ मरने आया था, पर मुझसे पहले ही तुम्हारी ये हालत है। माँ लक्ष्मी मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, फिर भी आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। पर कोई बात नहीं, आप मेरी और मेरी बीवी की मदद नहीं कर सकती तो मैं बीवी की जान जरूर बचाऊंगा। मेरे होते हुए मेरी बीवी को कुछ नहीं हो सकता। अब बिरजू निशा को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टरों से बिरजू को पता चलता है आपकी बीवी के दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो आप अपनी बीवी की जान से हाथ गंवा बैठेंगे। तो इसमें सोचने की क्या बात है डॉक्टर, आप जल्दी से मेरी बीवी का इलाज कीजिए ना। देखिए बिरजू जी, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं। आपकी बीवी का इलाज तभी शुरू होगा जब आप इनके इलाज के आधे पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देंगे। कम से कम आपको 2 लाख हॉस्पिटल में जमा करवाने ही पड़ेंगे। अगर आप इतने पैसे जमा नहीं करवा सकते तो आप अपनी बीवी को यहाँ से ले जा सकते हैं। आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए डॉक्टर, मेरी बीवी के इलाज में जितने पैसे लगेंगे मैं दूंगा। इस तरह से बिरजू पैसे मांगने के लिए चला जाता है, पर क्योंकि बिरजू ने पहले ही बहुत पैसे उधार लिए होते हैं, इसलिए अब कोई उसे खर्च नहीं देता। अब धीरे धीरे बिरजू की हिम्मत टूटने लगती है और तभी रास्ते में उसे माँ लक्ष्मी का मंदिर नजर आता है। बिरजू मंदिर के अंदर जाकर माता लक्ष्मी से बोलता है, माता लक्ष्मी, मेरी आस्था आप में नहीं है, पर मेरी बीवी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, इसलिए मैंने उसे कभी आपकी पूजा करने से नहीं रोका, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन आप हमारे घर आएंगी और हमारी सारी परेशानियां दूर कर देंगी। पर शायद आपको मेरी बीवी की भक्ति ही नजर नहीं आ रही, तभी तो ना आप हमारे घर आ रही हैं और ना ही हमारी मदद कर रही हैं। हे महालक्ष्मी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ, मेरी बीवी को ठीक कर दो। इतना बोलकर बिरजू वहीं बैठकर रोने लगता है और तभी उसे याद आता है कि उसकी बीवी ने कुछ पैसे जोड़कर माँ लक्ष्मी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। बिरजू के सामने ऐसी विपदा आन पड़ी थी कि वो उन गहनों को बेचने की सोचता है और उन गहनों को लेने के लिए जब वो घर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी की सोने की कुछ मूर्तियां रखी हैं। ये देखकर बिरजू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और तभी एक मूर्ति बिरजू से कहती है, बिरजू, निशा मेरी बहुत बड़ी भक्त है
और मैं उसकी आस्था पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने भी आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा और जब तुम्हारी बीवी की जान खतरे में पड़ी तो तुम मुझसे भी लड़ गए। मैं तुमसे भी बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ। तुम इन मूर्तियों को बेच सकते हो और उनसे मिले पैसों से अपनी बीवी का इलाज करवा सकते हो। अब बिरजू को भी माँ लक्ष्मी की जादुई शक्तियों और उनकी लीलाओं पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद बिरजू एक लक्ष्मी माता की सोने की मूर्ति बेच आता है। पर जब वो मूर्ति बेचकर घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर में मूर्ति और बढ़ गई है। हे महालक्ष्मी, मैं आपकी लीला समझ चुका हूँ। मैं अगर आपकी इन सारी मूर्तियों को भी बेच आऊंगा तो भी आप मेरे घर से नहीं जाओगी। हे माँ लक्ष्मी, आपने मेरे घर को अपना निवास स्थान बना लिया, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। ये बात जब निशा को पता चलेगी तो वो बहुत खुश होगी। अब बहुत जल्द निशा भी ठीक होकर घर आ जाती है और जब निशा को सारी बात पता चलती है तो उसकी आस्था माँ लक्ष्मी में और बढ़ जाती है। मुझे अपनी माँ लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था। मैं जानती थी कि वो हमारी एक न एक दिन मदद जरूर करेंगी। हे माँ लक्ष्मी, आपकी जादुई सोने की मूर्तियों का मैं और मेरे पति कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप इसी तरह से हमारे घर में रहना। अब जरूरत पड़ने पर ही बिरजू माँ लक्ष्मी की मूर्तियों को बेचा करता और जब से माँ लक्ष्मी की जादुई सोने की मूर्ति बिरजू के घर आती है तब से बिरजू की सारी समस्या, उसका सारा कर्ज खत्म हो जाता है और अब हर साल उसकी फसल भी अच्छी होने लगती है। और जब भी उन दोनों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो माता लक्ष्मी की सोने की मूर्तियों से पैसे मांग लिया करते।